हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 6th लेक्चर के बारे में। इससे पहले 5 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस 6th लेक्चर में आज हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 3rd पार्ट के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 2nd पार्ट में हमने फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स को डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया था विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज कोस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। और हमारी वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ये है हमारे पास 4th कॉन्सेप्ट, दैट इज कोस्ट कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एसेट्स को एक्चुअल परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड करना होता है। यानी कि जो अमाउंट है एसेट की, जो कॉस्ट पे की गई है एसेट को एक्वायर करने के टाइम पर, उसी प्राइस पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा। मार्केट में कोई भी प्राइस हो लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कह लीजिए ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एसेट्स को परचेज प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना होता है। जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, कॉस्ट प्राइस में सबसे पहले आता है परचेज प्राइस, यानी जो अमाउंट एक्चुअल में पे की जाएगी बिजनेस के द्वारा, इसके साथ अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी इसमें काउंट किए जाएंगे, और अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं तो वो भी इसी में काउंट किए जाएंगे। यानी इन शॉर्ट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एसेट्स कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करनी है और मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करनी। कॉस्ट प्राइस में जितनी भी अमाउंट्स पे की जाएंगी बिफोर द यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, यानी एसेट को इस्तेमाल करने से पहले जो भी खर्चा उस एसेट को एक्वायर करने के लिए दिया जाएगा, वो सभी अमाउंट्स एसेट्स की कॉस्ट में काउंट की जाएंगी। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये नहीं कहता कि हमें हमारी एसेट्स को जिंदगी भर के लिए कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट प्राइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि एसेट्स जब एक्वायर की जाएंगी तब उनको कॉस्ट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, तो हमें कॉस्ट प्राइस में से उसकी डेप्रिसिएशन ज़रूर माइनस करनी है ताकि हमें एसेट की नेट वैल्यू पता चलती जाए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये तो कहता है कि हमें हमारी एसेट्स कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करनी है, एक्चुअल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करनी है, मार्केट प्राइस को इग्नोर करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर अगर आपने कोई एसेट 10 लाख की एक्वायर की है तो आप उसको जिंदगी भर 10 लाख का ही शो करोगे। उस 10 लाख में से आपको एवरी ईयर डेप्रिसिएशन जरूर माइनस करनी है। इसके अकॉर्डिंग आपको बाकी सभी ट्रीटमेंट्स भी करने होंगे। अगर हम बात करें एसेट्स की तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस में बेसिकली 2 तरह की एसेट्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है फिक्स्ड एसेट और सेकंड हमारे पास होती है करंट एसेट।
अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स में ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है और हम हमारी फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट करंट एसेट्स में फॉलो नहीं होता, क्योंकि करंट एसेट्स में हमें करंट एसेट्स की वैल्यू मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करनी होती है। यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जौन सी वैल्यू कम होगी, हम उस वैल्यू पर अपनी करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है जिनके टोटल डेटर्स हैं 20,000, लेकिन उसमें से 2,000 डेटर्स बैड हो जाते हैं, यानी उनको सिर्फ 18,000 ही रिकवर होंगे। तो क्या अब बिजनेस उनको 20,000 पर रिकॉर्ड करे जो एक्चुअल प्राइस है? नहीं, करंट एसेट्स जो हैं वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम वैल्यू होती है उस पर ही रिकॉर्ड करने होते हैं। सो 18,000। अगर हम डिस्कस करें कॉस्ट कॉन्सेप्ट को, तो क्यों कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? वाई कॉस्ट कॉन्सेप्ट? रीजन नंबर 1, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये एक एग्रीड वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख की मशीन एक्वायर की है तो ये 10 लाख की वैल्यू बायर और सेलर दोनों के बीच में एग्री हुई है। सो पहला रीजन यही है, हमें हमारी एसेट्स को कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि ये एक एग्रीड वैल्यू है, बायर और सेलर दोनों के बीच में यही वैल्यू एग्री की गई है। सेकेंड रीजन, हमें हमारी एसेट्स को कॉस्ट पर इसलिए रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है। अगर हम इसको मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी और रॉन्ग कैलकुलेशंस हो सकती हैं। सो रॉन्ग वैल्यूज को प्रिवेंट करने के लिए, रॉन्ग वैल्यूएशन को दूर रखने के लिए हमें हमारी एसेट्स कॉस्ट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए क्योंकि कॉस्ट हमें पता है कि 10 लाख की है। ऐसे ही थर्ड रीजन, अगर हम अपनी एसेट्स को कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे तो हमें एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट हो जाएगी, यानी हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस में एक्चुअल वैल्यूज कितनी हैं एसेट्स की। और फोर्थ रीजन, जो कॉस्ट वैल्यू होती है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो एक स्टेबल प्राइस होता है जो चेंज नहीं होता, जबकि मार्केट प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है। सो इन शॉर्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एसेट्स एक्चुअल परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करनी चाहिए, मार्केट प्राइस को इग्नोर कर देना चाहिए। जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो इसमें वो सारे प्राइजेस ऐड किए जाते हैं जो एसेट को यूटिलाइज करने से पहले बिजनेस के द्वारा दिए गए हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें जिंदगी भर अपनी एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करना है, उसमें से हमें टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी। ये कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। और ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई किया जाता है? क्योंकि जो कॉस्ट है वो एक एग्रीड वैल्यू है, रॉन्ग कैलकुलेशंस को प्रिवेंट करती है, एक्चुअल पिक्चर रिप्रेजेंट करती है बिजनेस की, और कॉस्ट वैल्यू जो है वो एक स्टेबल वैल्यू है। अगर हम बात करें कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स की, तो फर्स्ट बेनिफिट हमारे पास है हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमें बैलेंस शीट में शो करनी होती हैं, और बैलेंस शीट में अगर हम उसकी कॉस्ट प्राइस को शो करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अगर आप अपनी एसेट्स को कॉस्ट पर नहीं मार्केट प्राइस पर शो करना चाहते हो, तो एवरी ईयर आपको इसकी जो मार्केट प्राइस है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि बहुत डिफिकल्ट वर्क होगा। लेकिन अगर आप अपनी एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर शो करोगे
तो आपको एवरी ईयर ओरिजिनल प्राइस में से बस डेप्रिसिएशन माइनस करनी है और उसके बाद एवरी ईयर की इंफॉर्मेशन आपके पास आती जाएगी। 1 साल बाद आपकी एसेट कितने की होगी, 2 साल बाद कितने की होगी और 3 साल बाद आपकी एसेट कितने की रह जाएगी। यानी इसका मतलब अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो आपको बार बार कैलकुलेशन करने का झंझट नहीं होगा और आप इजीली एवरी ईयर की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजीली बन जाएंगी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड एडवांटेज हमारे पास है हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जैसे कि आपको पता है एसेट्स के ऊपर हमें एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज करनी होती है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। यानी एसेट के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी एवरी ईयर, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको एसेट की कॉस्ट तो पता ही होनी चाहिए। इसका मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करने से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको कॉस्ट तो तभी पता चलेगी ना जब आप बिजनेस में कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे। सो सेकेंड एडवांटेज क्या है, जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में मदद करता है। अब जैसे इसके एडवांटेजेस हैं वैसे इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिफरेंस इन एप्लीकेबिलिटी। अब जैसे कि आपको पता है बिजनेस में जो एसेट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं और अभी हमने आपको बताया कॉस्ट कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स में एज इट इज अप्लाई होता है, लेकिन करंट एसेट्स में ये अप्लाई नहीं होता। सो इसीलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट है। फिक्स्ड एसेट्स के लिए डिफरेंट एप्लीकेबिलिटी है, यानी फिक्स्ड एसेट्स में हम कॉस्ट वैल्यू को ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन करंट एसेट्स के लिए कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो वैल्यू लो होगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो ये डिफरेंस इन एप्लीकेबिलिटी है। लास्ट लिमिटेशन हमारे पास है इग्नोर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब कई बार एसेट की मार्केट वैल्यू की जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर फॉलो किया जाएगा, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एसेट्स को कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे तो उनको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि मार्केट में उनकी एसेट्स की वैल्यू एक्चुअल कितनी है। सो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से एसेट की मार्केट वैल्यू का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस में परफॉर्म की जाने वाली हर ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट डबल इफेक्ट्स होते हैं, ड्यूल इफेक्ट्स होते हैं, यानी कम से कम 2 अकाउंट्स तो अफेक्ट होते ही होते हैं, जिसमें से एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट every transaction of a business has dual और डबल इफेक्ट्स। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस में परफॉर्म की जाने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कम से कम उसके 2 इफेक्ट्स तो होते ही हैं। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो अगर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, यानी बिजनेस में परफॉर्म की जाने वाली ट्रांजैक्शन जो है उसमें गिव एंड टेक, ये 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यानी बेनिफिट दो और बेनिफिट लो, रिसीविंग बेनिफिट्स एंड गिविंग बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। इसमें कम से कम ड्यूल इफेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और सच में हैं। परचेज ऑफ गुड्स, अब सबसे पहले आपने गुड्स परचेज किए,
परचेज ऑफ गुड्स, ये फर्स्ट इफेक्ट है। अब गुड्स परचेज करने के बदले में आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, पेड इन कैश। सो आपको बेनिफिट मिला और आपने बेनिफिट दे दिया, रिसीविंग बेनिफिट्स एंड गिविंग बेनिफिट्स, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। सो इसी तरह ये तो हमने आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन की है। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं उसमें कम से कम डबल इफेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बिजनेस में एसेट्स होती हैं लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल, और बिजनेस में हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं उन ट्रांजैक्शंस में एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों में से कम दो अकाउंट्स तो अफेक्ट होते ही होते हैं डबल इफेक्ट के अकॉर्डिंग। सो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस में परफॉर्म की गई कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें कम से कम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, डबल इफेक्ट्स होंगे, रिसीविंग बेनिफिट एंड गिविंग बेनिफिट, जिसमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल, एन इंक्रीज इन द एसेट्स एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द लायबिलिटीज और द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। जैसे मान लो आपने अपने बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्ट की है, कोई अमाउंट इन्वेस्ट की है, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और इसमें कम से कम दो इफेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। एक, आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरा, आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। एन इंक्रीज इन एसेट एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द लायबिलिटी। और एक्चुअल में हो भी रही है। जब आप अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हो तो कैश आपकी एसेट होती है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो पैसा उसका खुद का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। बिजनेस को वो पैसा आपको वापस लौटाना पड़ेगा। सो एन इंक्रीज इन द एसेट एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द लायबिलिटी। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल दें, परचेज ऑफ गुड्स बट ऑन क्रेडिट। अगर आपने उधार में किसी से गुड्स परचेज किए तो इसमें भी डबल इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट है आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं, और दूसरा, आपने उधार पर गुड्स ली हैं तो आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है। इसका मतलब ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाएंगी कम से कम उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, कम से कम उसमें डबल इफेक्ट्स होंगे, कम से कम उसमें एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों में से दो चीज़ें तो इन्वॉल्व होंगी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारी एसेट है, दूसरी हमारी कैपिटल है। फर्स्ट हमारी यहाँ पर एसेट है, दूसरी हमारी यहाँ पर लायबिलिटी है। सो ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, अ डिक्रीज इन द एसेट एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द लायबिलिटी। यानी बिजनेस में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं जिसके कारण बिजनेस की एसेट कम हो जाती है और उसके साथ ही लायबिलिटी भी कम हो जाती है, यानी अगेन डबल इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉ फॉर पर्सनल रीजन। अगर आप अपने बिजनेस से कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूसेज के लिए, प्राइवेट यूसेज के लिए, तो वो ड्राइंग्स होता है जिसके कारण आपकी कैश कम हो जाएगी, यानी एसेट कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो आपकी कैपिटल है, बिजनेस में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो भी तो कम हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल देते हैं, पेमेंट टू अ क्रेडिटर।
आपने जिस बंदे से उधार लिया था आपने उसको पैसे वापस कर दिए। भाई पैसे वापस किए हैं तो कैश कम हो जाएगी, यानी एसेट कम हो जाएगी, और क्योंकि आपने उधार चुका दिया तो आपकी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। यानी बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें डबल इफेक्ट होते ही हैं, और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें यही तो एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो इफेक्ट्स होते हैं, डबल इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है a decrease in some assets and a corresponding increase in some other assets। यानी बिजनेस में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जिसमें एक एसेट कम हो जाती है और उसके साथ ही कोई दूसरी एसेट बढ़ भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। भाई अगर आप अपनी गुड्स बेच देते हो, अपना स्टॉक सेल कर देते हो, तो आपकी एसेट कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर स्टॉक बेचोगे तो कैश में बेचोगे ना, तो आपकी एसेट बढ़ भी जाएगी। कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिफरेंट एसेट्स, तो इसमें भी डबल इफेक्ट है। लास्ट एग्जांपल एक और है। आई होप इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो कम से कम उसके दो इफेक्ट्स तो होते ही हैं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है अ डिक्रीज इन सम लायबिलिटीज एंड अ कोरोस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सम अदर लायबिलिटीज। एक लायबिलिटी का कम होना और दूसरी लायबिलिटी का बढ़ जाना सिमल्टेनियसली, ये भी डबल इफेक्ट के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल टू द क्रेडिटर, यानी हमने किसी को पैसे देने थे, हमने उसको पैसा नहीं दिया, उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बिल्स पेबल। तो इससे क्या होगा? बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, तो बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। दूसरी तरफ हमने क्रेडिटर्स को कैश नहीं दिया लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज सिक्योरिटी तो दे दी ना, तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे, यानी एक लायबिलिटी बढ़ी और एक कम हो गई। सो अगर हम डिस्कस करें बेनिफिट्स के बारे में, यानी अगर ड्यूल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट्स को अगर बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट हमारे पास है बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब जैसे कि आपको पता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी होती हैं, और जर्नल एंट्रीज में हमारे पास डेबिट और क्रेडिट के ही रूल्स होते हैं। ये रूल्स बने कहाँ से हैं? ड्यूल कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए हमें इस डबल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने यहाँ पर दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड किए हैं। फर्स्ट इज रिसीविंग बेनिफिट, सेकेंड इज गिविंग बेनिफिट। पैसा मिल गया, गुड्स दे दी, तो ये डबल कॉन्सेप्ट को ही तो आप फॉलो कर रहे हो। यानी इसका मतलब डबल कॉन्सेप्ट फॉलो करने से आप अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ये ड्यूल कॉन्सेप्ट एक बेस है। सेकेंड बेनिफिट हमारे पास है बेसिस फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को हम इक्वेशन कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो इस ड्यूल कॉन्सेप्ट के कारण ही बनी है। ड्यूल कॉन्सेप्ट ही है जो अकाउंटिंग इक्वेशन को कंप्लीट करवाता है, क्योंकि भाई अगर हम ड्यूल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन में एसेट इफेक्ट हो रही है, कौन सी ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, और कौन सी ट्रांजैक्शन में कैपिटल इफेक्ट हो रही है। सो अगर हम ड्यूल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे तो हमें एसेट लायबिलिटी कैपिटल के इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, जिसके कारण हम अकाउंटिंग इक्वेशन
प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको ड्यूल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको डबल इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कैश में सेल किया है तो आपकी एसेट इंक्रीज होगी, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स सेल किए तो आपकी एसेट ही डिक्रीज होगी। सो अगर आप डबल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर सकते हो। यानी इसका मतलब ये जो डबल कॉन्सेप्ट है वो जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करने का भी बेस है और अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करने का भी एक बेस है। इसके बिना हम अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना सकते। थर्ड बेनिफिट हमारे पास है प्रिंसिपल फॉर डबल एंट्री सिस्टम। अब जैसे कि आपको पता है, हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, ये दो सिस्टम्स होते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो एक इनकम्प्लीट सिस्टम है जिसमें हम डबल इफेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन ड्यूल एंट्री सिस्टम एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हम डबल इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता ही होता है, जो चीज़ हमने डेबिट की है उसकी सेम अमाउंट का क्रेडिट होगा ही होगा। अगर हमने 20,000 की कोई प्रोडक्ट सेल की है और कैश रिसीव किया है तो 20,000 का ही हमें सेल्स क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये ड्यूल एंट्री सिस्टम कैसे बना? डबल कॉन्सेप्ट की हेल्प से। यानी डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हमने डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया और हम डबल एंट्री सिस्टम को ही अपनी अकाउंटिंग के प्रोसेस में फॉलो भी करते हैं। और अगर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ना होता तो शायद हमारे पास कभी भी डबल एंट्री सिस्टम आता ही नहीं और हम हमेशा के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते रहते और हमारी अकाउंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती। सो थर्ड बेनिफिट क्या है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ने हमें डबल एंट्री सिस्टम जैसा एक अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है जो कि कंप्लीट सिस्टम है। लास्ट एडवांटेज हमारे पास है हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने डेबिट्स और क्रेडिट्स को मैच करती है। फॉर एग्जांपल, कैश डेबिट होगा, परचेजेस डेबिट होंगे, सेल्स क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा। ये सारी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से ही मिलती है। यानी अगर डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें डेबिट का नहीं पता चलेगा, क्रेडिट का नहीं पता चलेगा, हम अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना पाएंगे और हम ट्रायल बैलेंस बनाकर अपना टोटल जो है वो मैच नहीं कर पाएंगे। और अगर टोटल मैच नहीं होगा तो पता नहीं हमने क्या क्या गलतियां की होंगी, हमारे सामने हमारी गलतियां आएंगी ही नहीं। बेसिकली ट्रायल बैलेंस हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम डेबिट और क्रेडिट को मैच करें और टोटल को सेम करके अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दें अकाउंटिंग का। लेकिन भाई अगर डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो फिर हम अपने टोटल मैच नहीं कर पाएंगे और अगर हमने कोई गलती की है अकाउंटिंग के दौरान वो हमें पता भी नहीं चल पाएगी। यानी इन डिटेल ड्यूल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, अकाउंटिंग इक्वेशंस को प्रिपेयर करने में, डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट करने में और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्स्थ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड डिटरमाइन करना होता है। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको भी पता है एक बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट होता है। यानी जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा यही एज्यूम करते हो कि आपका बिजनेस जो है वो जिंदगी भर चलता रहेगा। कोई भी बिजनेसमैन ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 2 साल बाद या 5 साल के बाद मैं ये बिजनेस बंद करूंगा। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है
और यही एज्यूम करता है कि उसका बिजनेस जो है वो जिंदगी भर चलता रहेगा। कब उसका बिजनेस बंद होगा उसको खुद भी नहीं मालूम। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि एक बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को केवल तब पता लगाएगा जब उसने अपना बिजनेस बंद करना होगा? मान लो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2000 को और आपने ये सोचा कि मैं अपना बिजनेस 31 मार्च 2025 को बंद करूंगा। तो इसका मतलब क्या ये है कि आप अपना जो परफॉर्मेंस है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या आप ये सब जानकारी 2025 में पता लगाओगे, नियर अबाउट 25 ईयर्स के बाद? ऑब्वियसली नहीं। अगर आपका बिजनेस इन्फिनिट टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट होता है, आपको नहीं पता कि आपको अपना बिजनेस कब बंद करना है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने बिजनेस का बंद होने का वेट करोगे और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना है। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस एट द एंड नहीं पता करनी, आपको आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पता लगानी है। पीरियड कौन सा होगा ये मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस 3 महीने बाद पता लगाना चाहते हो, तो आप हर 3 महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो, प्रॉफिट हुआ या लॉस पता लगा सकते हो सकता है कि आप 6 महीने बाद अपना परफॉर्मेंस पता लगाना चाहते हो, 1 साल के बाद भी हो सकता है ना, या फिर 1 साल से ज़्यादा टाइम भी आप दे सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 साल के बाद अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को पता लगाना चाहता ही है। सो इसका मतलब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें हमारे बिजनेस की लाइफ को डिवाइड करना है शॉर्ट टर्म के पीरियड्स में, और उस शॉर्ट टर्म पीरियड के अकॉर्डिंग हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस पता लगानी चाहिए, क्योंकि इतनी देर तक कोई वेट नहीं कर सकता। अगर आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिक्विडेशन के टाइम पर, जब आपका बिजनेस बंद होने लगेगा, तब आप परफॉर्मेंस पता लगाओगे। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो आपने फॉलो करना ही है, साथ ही साथ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना है। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने अपने बिजनेस की लाइफ को शॉर्ट पीरियड्स में डिवाइड करना है, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को पता लगाना है। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है? अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 20-25 साल बाद अपनी परफॉर्मेंस पता लगाता है तो इसमें गलत क्या है? इसका रीजन क्या है? क्यों ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए? रीजन नंबर 1, भाई अगर आप जिंदगी भर के लिए अपनी परफॉर्मेंस पता नहीं लगाओगे तो आपको अपनी बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में कभी पता चल ही नहीं पाएगा। यानी आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट करते जाओगे। हो सकता है आपका बिजनेस लॉस में चल रहा हो और आप कॉन्टिन्यूसली पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो लेकिन रिटर्न कुछ नहीं आ रही। सो पहला रीजन, क्यों हमें एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेनी चाहिए, क्यों हमें लॉन्ग पीरियड तक का वेट नहीं करना चाहिए? रीजन नंबर 1, अगर आप अपने बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता लगाना चाहते हो तो इसलिए आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेनी चाहिए। रीजन नंबर 2, अगर आप अपनी फिक्स्ड स्टेटमेंट्स बनाते रहोगे एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद तो आपको क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ये पता चलता जाएगा। यानी सिंपल है, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को एट द एंड फाइंड आउट करोगे, आपने 25 साल तक कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई,
तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर यही नहीं पता चलेगा तो आप कोई करेक्टिव एक्शंस तो ले ही नहीं पाएंगे। इसके ऑपोजिट, अगर आप अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आप लॉस के केस में करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं और प्रॉफिट के केस में अपनी परफॉर्मेंस को एज इट इज मेंटेन कर सकते हैं। यानी सेकेंड रीजन क्या है क्यों आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, ताकि आप सही समय पर करेक्टिव एक्शन ले सके। थर्ड रीजन, टू इनकरेज इन्वेस्टर्स। अब आपको पता है कि बिजनेस में वही लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनको बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। अब अगर आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पीरियोडिक पीरियड पे शो नहीं करेंगे, आप हर साल अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को पता नहीं लगाएंगे, तो कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। सो अगर आप इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को लेकर आना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो आपको एवरी ईयर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट रीजन, आपको इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स लॉ और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पता लगाना है और गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। सो इन शॉर्ट, फोर्थ रीजन क्या है क्यों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको इनकम टैक्स लॉ और कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टीज चार्ज करेगी। इसके साथ ही फॉर डिस्क्लोजिंग दी बिजनेस परफॉर्मेंस, अब आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में सिर्फ ऑनर ही नहीं होता, ऑनर के साथ मैनेजर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, जिन्होंने आपको लोन दिया बैंक वो भी इन्वॉल्व होते हैं, आपके सप्लायर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बिजनेस में सिर्फ ऑनर ही नहीं होता, ये बाकी सभी पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं और इन सभी बाकी पार्टीज को बिजनेस की परफॉर्मेंस डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। एक बैंक वाला आपको उधार तभी देगा जब उसको आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलेगी। एक सप्लायर आपको उधार पे रॉ मटेरियल तभी सप्लाई करेगा जब उसको आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलेगी। इसका मतलब आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि आपको आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अलग अलग बंदों को दिखानी होती हैं, क्रेडिटर्स को, बैंक्स को, मनी लेंडर्स को। सो फिफ्थ रीजन क्या है आपको क्यों अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। सो अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स के बारे में, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पीरियोडिकली अपनी स्टेटमेंट्स क्यों बनानी चाहिए, क्यों हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। बेनिफिट नंबर 1, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी ही होती है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को फाइंड आउट कर सकें। सो इसका मतलब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। आपको पता रहेगा कि हर 3, 6 या 12 महीने के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और अपनी परफॉर्मेंस फाइंड आउट करनी है। यानी इन शॉर्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो हो सकता है कि बिजनेस में जो ऑनर है वो कभी भी कह दे कि आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लो, हफ्ते बाद कह दे फिर से बना लो, 3 महीने बाद कह दे फिर से बना लो, 10 दिन बाद कह दे फिर से बना लो। तो ऐसा नहीं होता। सो इन शॉर्ट, अगर आप अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपका फिक्स्ड इंटरवल रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी।
ये नहीं कि कभी भी मन किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली और जब मन नहीं किया तो छोड़ दी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने में अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड हमारे पास है डिस्क्लोज द पीरियोडिकल रिजल्ट्स। अब जैसे कि आपको पता है जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी ही होती हैं, जो कि कंपल्सरी रह चुकी हैं। अगर हम लॉ टैक्स फॉलो करना चाहते हैं, कंपनीज एक्ट फॉलो करना चाहते हैं, तो अब तो इनको प्रिपेयर करना कंपल्सरी है। सो इसका मतलब एक तो ये कंपल्सरी है, दूसरा इनको प्रिपेयर करने से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें पता चल जाते हैं। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कौन से ईयर में प्रॉफिट हुआ, कौन से ईयर में लॉस हुआ, ये सब हमें पता चल जाता है। सो दूसरा बेनिफिट क्या है, पीरियोडिकल रिजल्ट्स हमें पता चल जाते हैं, हमें बिजनेस के क्लोजर तक का वेट नहीं करना पड़ता, हमें बिजनेस की लिक्विडेशन तक का वेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पफुल इन कंपैरिजन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं पीरियोडिकली, यानी 2016 में भी बनाई हमने, 2017 में भी, 18 में भी, 19, 20 में भी। सो क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एवरी ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो हम अपनी हर ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर भी तो कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि 2016 के कंपैरिजन में हम 2020 में कहाँ तक पहुँचे, हमारा परफॉर्मेंस अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, हमारी ग्रोथ हो रही है या फिर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। सो कंपैरिजन करने में भी ये प्रिंसिपल हमें फॉलो करता है, क्योंकि अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर ही नहीं होंगी और फिर हम कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। लास्ट हमारे पास है हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्रूअल बेसिस। अब आपको पता है कि एक्रूअल बेसिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस हैं, लेकिन इसकी पेमेंट हमने अभी तक नहीं की, हमने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की, तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना होगा इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि हमने पैसा दिया नहीं है, लेकिन देना तो है ना, लायबिलिटी है। सो ये जो एक्रूअल बेसिस है, इसको फॉलो करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी पड़ेंगी ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी तो ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। सो इसका मतलब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो हमारा ये ट्रीटमेंट हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी तो हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। यानी इन शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पीरियोडिक बेसिस के ऊपर प्रिपेयर करने में मदद करता है, और फिर हम उसके रिजल्ट को कंपेयर करते हुए डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो ऐसे ही सेवेंथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक अकाउंटेंट केवल उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करता है जिसको परफॉर्म करने का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है। यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको परफॉर्म करने का कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इन दैट केस एक अकाउंटेंट वो ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस में परफॉर्म की जाने वाली हर ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिव एविडेंस होता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो डॉक्यूमेंट है, वो एविडेंस है, तो अकाउंटेंट बिना किसी पर्सनल रीजन के ऑब्जेक्टिव होकर
उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। यानी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि एक अकाउंटेंट कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, यानी वो कभी भी बाइज्ड होके बिना एविडेंस के कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एक अकाउंटेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, बिना बाइज्ड फॉर्म में, बिना भेदभाव किए केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा जिसका एविडेंस है। सो ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बाइज्ड नहीं होना, भेदभाव नहीं करना, और एविडेंस का मतलब होता है कोई प्रूफ। सो इसीलिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक अकाउंटेंट बिना किसी पर्सनल रीजन के, बिना किसी पर्सनल जजमेंट के केवल उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसका कोई एक प्रूफ है, कोई एविडेंस है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, every business transaction must be supported by evidence known as a source document। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन के साथ एक सपोर्टिव एविडेंस होना ही चाहिए जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, एंड दैट एविडेंस मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट बाइज्ड फॉर पर्सनल रीजन। यानी वो जो एविडेंस है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, किसी भी पर्सनल रीजन के कारण अकाउंटेंट मैनेजर के कहने पर या ऑनर के कहने पर बिना एविडेंस के कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जब तक एक अकाउंटेंट के सामने एविडेंस नहीं आते, प्रूफ्स नहीं आते, तब तक वो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कैश के बदले में कोई प्रोडक्ट परचेज करना या फिर कैश के बदले में कोई प्रोडक्ट सेल करना, इन दैट सिचुएशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश मेमो होना चाहिए जो कि एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो कि एविडेंस है, ये प्रूफ करेगा कि बिजनेस को कैश रिसीव हुई है। ऐसे ही अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है, उधार की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है, इन दैट सिचुएशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश मेमो तो नहीं, लेकिन इनवॉइस जरूर होना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिजनेस ने कब कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर परफॉर्म की है। और इसके साथ ही फ्यूचर में अगर कोई कैश रिसीव होती है, उधार पर प्रोडक्ट सेल किया था, बाद में पैसा मिल रहा है, इन दैट सिचुएशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसिप्ट होनी चाहिए। यानी कैश रिसीव हो रहा है उसकी भी रिसिप्ट होनी चाहिए। सो इन शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में फॉलो किए जाने वाला एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जो सिर्फ इतना कहता है कि एक अकाउंटेंट को बिना किसी पर्सनल रीजन के केवल और केवल उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एविडेंस के बिना हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते, क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एविडेंस क्यों जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद जब फाइनली एक बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑडिट की जाती हैं और उनकी ऑडिटिंग करना कंपलसरी है। ऑडिट करना मतलब एक अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, लेकिन अकाउंटेंट के अलावा एक एक्सटर्नल पर्सन होता है जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है, चेक करता है, कोई मिस्टेक होती है तो उसको पता लगाता है और पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है। सो इन दैट सिचुएशन अगर बिना एविडेंस के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, आपके अकाउंटेंट ने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया होगा और पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग बिना एविडेंस के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी होंगी तो ऑडिटर को ऑडिट करने में दिक्कत आएगी, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे लॉज भी हैं, इनकम टैक्स लॉ, कंपनी एक्ट, जिसमें आपको ऑडिट करवाना ही पड़ता है। तो जब आप ऑडिट करवाओगे तो आपकी गलती पकड़ी जाएगी, या फिर हो सकता है कि ऑडिटर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने से मना कर दे। इसका मतलब अगर आप कंपनीज एक्ट को फॉलो करना चाहते हैं,
लीगल प्रोविजंस फॉलो करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की पेनल्टीज से बचना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी आपको विदाउट एनी पर्सनल रीजन, बेस्ड ऑन द प्रूफ्स एंड एविडेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही परफॉर्म करना है, बिना एविडेंस के परफॉर्म नहीं करना। और एक और रीजन है आपको क्यों पर्सनल रीजन से ट्रांजैक्शंस परफॉर्म नहीं करनी, क्यों आपको एविडेंस से ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एविडेंस है वो आपको फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं। फ्यूचर में अगर किसी कस्टमर ने, किसी क्रेडिटर ने आपके ऊपर केस कर दिया फॉर एनी रीजन, इन दैट सिचुएशन वो एविडेंस ही आपको बचाएंगे। और जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रेडिटर्स के पास जाती हैं, बैंकर्स के पास जाती हैं, इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तभी एक्सेप्ट होती हैं जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एविडेंस परफॉर्म की जाए, विद एविडेंस प्रिपेयर की जाए। अगर आपने बिना एविडेंस के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं तो आपकी ऑडिटिंग नहीं होगी, ऑडिटिंग नहीं होगी तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर बैंक कोई भी स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा, क्रेडिटर्स आपको सप्लाई नहीं करेंगे रॉ मटेरियल, इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यानी ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एविडेंस परफॉर्म करोगे तभी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, तभी उनका ऑडिट होगा और तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट पार्टीज एक्सेप्ट करेंगी। क्रेडिटर्स उनको एक्सेप्ट करेंगे और आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, बैंकर्स उन स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे और आपको लोन देंगे, इन्वेस्टर्स उन स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे और आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो इन शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम बात करें इनके बेनिफिट्स की, सो फर्स्ट बेनिफिट हमारे पास है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड ट्रू, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब जैसे कि आपको पता है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट में हम केवल उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जिसके पास कोई एविडेंस है, जिसको परफॉर्म करने का बिजनेस के पास कोई प्रूफ है। अगर प्रूफ नहीं है तो हम उन ट्रांजैक्शंस को पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट होंगी, ट्रू होंगी और ऑब्जेक्टिव होंगी। ट्रू और एक्यूरेट का मतलब है कोई मिस्टेक नहीं होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और सही इंफॉर्मेशन होगी। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई बायसनेस नहीं होगी उसमें, वो एकदम सच्ची स्टेटमेंट होगी, कोई पर्सनल जजमेंट उसमें अप्लाई नहीं किया जाएगा। ऐसे ही सेकेंड बेनिफिट हमारे पास है लीड टू एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय वेरियस ग्रुप्स। अब जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर्स होते हैं, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, ये सभी इंटरनल पार्टीज होते हैं, और एक्सटर्नल में डिफरेंट पार्टीज आते हैं, जैसे गवर्नमेंट होती है, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो ये सब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बनाई गई हैं, यानी एविडेंस के साथ प्रिपेयर की गई हैं और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है। सो ऑनर को उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा, मैनेजर्स डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, बैंकर्स एंड इन्वेस्टर्स सभी इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं है। ऐसे ही थर्ड एडवांटेज हमारे पास है रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ छेड़खानी करना, गलत जानकारी देना, विंडो ड्रेसिंग करना, यानी अपने बिजनेस को ऊंचा दिखाना, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देना, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो एक अकाउंटेंट जो है
वो कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं लेगा, बिल्कुल पर्सनल बाइस नहीं हो पाएगा। जो उसके पास प्रूफ्स आएंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। यानी इसका मतलब उसमें मैनिपुलेशंस पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक अकाउंटेंट जो है वो केवल और केवल तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जब उसके पास प्रूफ्स आएंगे। अगर प्रूफ नहीं आएगा तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। तो कोई मैनिपुलेशन, कोई रॉन्ग कैलकुलेशन या फिर विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि विंडो ड्रेसिंग की स्कोप जो है वो कम हो जाती है। विंडो ड्रेसिंग करना मतलब किसी बुरी चीज़ को अच्छा करके दिखाना, बिजनेस के लॉसेस को प्रॉफिट में दिखा देना। ऐसे ही लास्ट एडवांटेज हमारे पास है, रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ पर्सनल जजमेंट। अब क्योंकि बिजनेस में हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जिसका एक एविडेंस है। अगर एविडेंस नहीं होगा तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब एक अकाउंटेंट के पास कोई भी पर्सनल जजमेंट का स्कोप नहीं बचेगा। वो अपने तजुर्बे से या फिर किसी और रीज़न के कारण ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। उसको ट्रांजैक्शंस केवल और केवल तभी रिकॉर्ड करनी है जब उसके पास प्रूफ्स आएंगे, एविडेंस आएंगे। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, पर्सनल जजमेंट को अलाउ नहीं किया जाता, इसीलिए कोई बाइसनेस नहीं हो सकती और बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में परफॉर्म किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है जिनका एक एविडेंस है। कोई पर्सनल जजमेंट नहीं हो पाएगी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ऐसे ही 8th अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जिसको हम रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है, वो हमें कब रिकॉर्ड करनी है। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बिजनेस ने एक प्रोडक्ट सेल किया, लेकिन वो क्रेडिट पर सेल किया है और वो सेल किया है हमने 10 अक्टूबर 2021 को, लेकिन उसकी अमाउंट हमें रिसीव हुई है 18 अक्टूबर 2021 को। इन दैट सिचुएशन हमें यह पता लगाना है कि हमारा रेवेन्यू जो है वो हम कब रिकॉर्ड करेंगे। मान लो प्रोडक्ट 10,000 का है, तो ये 10,000 रुपीज़ हमें अपनी अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करने हैं, जब हमने प्रोडक्ट सेल किया तब, या फिर जब हमें अमाउंट रिसीव हुई तब। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड, नॉट व्हेन इट इज रियलाइज्ड। यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब उनके पास राइट आ चुका है, जब वो रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं, यानी ऑन द डेट ऑफ सेल्स। क्योंकि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट सेल कर चुकी है तो उसके पास राइट आ चुका है, वो अपना 10,000 रुपये मांग सकती है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड when we receive right to claim our amount। यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अधिकार आ चुका है, राइट आ चुका है कि वो अपना पैसा डिमांड कर सकती है, यानी जब वो अपना पैसा अर्न कर चुकी है, that is on sales time, and not to record at the time of receiving amount। यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए, कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जब उसके पास अधिकार आ चुका है, वो अपना पैसा मांग सकती है, तब नहीं जब उसको रियलाइज होगा, यानी जब पैसा मिलेगा तब उसको रिकॉर्ड नहीं करना है।
जब उसके पास राइट आ चुका है तभी उसको रिकॉर्ड करना है। सो ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब उसने अपना प्रोडक्ट, अपनी गुड्स, अपनी सर्विसेज ट्रांसफर कर दी है। उसको वेट नहीं करना है कि कब उसको पैसा मिलेगा और तब वो उसको रिकॉर्ड करेगा। हो सकता है उसको पैसा 6 महीने बाद मिले। इन दैट सिचुएशन क्या वो उसको 6 महीने बाद रिकॉर्ड करेगा? ऑब्वियसली नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें उसी टाइम पर अपनी सेल्स को रिकॉर्ड कर लेना है, अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना है जब हमने अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, मस्ट बी रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर टू द कस्टमर। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक बिजनेस को अपना रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब उसने अपनी गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को ट्रांसफर कर दी हैं एंड कस्टमर बिकेम लीगली लायबल टू पे फॉर दैम, और कस्टमर जो है वो उसको लायबल बना चुका है, यानी कस्टमर जो है वो पेमेंट करने के लिए लायबल बन चुका है। अब यहां पर मेजर कंफ्यूजिंग पॉइंट्स क्या आते हैं? पॉइंट नंबर 1, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर रिसीव हुआ है, क्या इस टाइम पर हमें अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? तो आंसर है नहीं। ऑर्डर रिसीव हुआ है, ऑर्डर रिसीव होने का मतलब ये नहीं है कि हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। सेकंड, ऑर्डर भी रिसीव हो चुका है और एडवांस में पेमेंट भी मिल चुकी है, क्या तब हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है? आंसर इज अगेन नो, क्योंकि ऑर्डर रिसीव हुआ है चाहे एडवांस पेमेंट मिल चुकी है, लेकिन अभी हमने गुड्स ट्रांसफर नहीं की है। थर्ड, ऑर्डर रिसीव हो चुका है और हमने गुड्स ट्रांसफर कर दी हैं और पेमेंट भी मिल चुकी है। इन दैट सिचुएशन हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑर्डर भी मिला है, गुड्स हम ट्रांसफर कर चुके हैं और पेमेंट भी मिल चुकी है। फोर्थ सिचुएशन, ऑर्डर रिसीव हुआ है, हमने गुड्स ट्रांसफर कर दी हैं लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो भी हमें इसको रिकॉर्ड करना है। चाहे पेमेंट नहीं मिली फिर भी हमें रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जैसे ही हमने गुड्स ट्रांसफर की हमारे पास राइट आ चुका है, हम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, कस्टमर लायबल बन चुका है और हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना ही करना है। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें यह पता चलता है कि हमें अपना रेवेन्यू, सेल्स का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है। अब अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स की, फर्स्ट बेनिफिट हमारे पास है हेल्पफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस। अब क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि कब हमें अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और कब रिकॉर्ड नहीं करना, सो इसीलिए हम अपने बिजनेस में एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता ही ना चले कि हमें कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और कब रिकॉर्ड नहीं करना। इन दैट सिचुएशन वो कभी कभी रिकॉर्ड कर लेंगे, कभी कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब मन आया रिकॉर्ड कर देंगे और जब मन नहीं किया तो छोड़ देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा और कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाएगा तो बिजनेस की एक्यूरेट परफॉर्मेंस और प्रॉफिट को पता लगाना तो मुश्किल हो जाएगा। सो इसका मतलब पहला बेनिफिट क्या है? ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने से बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही सेकेंड एडवांटेज हमारे पास है हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स। कुछ स्पेशल आइटम्स के ट्रीटमेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब जैसे कि हमें पता है एडवांस में मिला हुआ पैसा हमें नहीं रिकॉर्ड करना है, तो ये हमें कैसे पता चला? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट से ही तो पता चला। यानी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इन स्पेशल आइटम्स को ट्रीट करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, हमने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला, तो उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना। ये हमें कैसे पता चला? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट से,
क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपके पास राइट आ चुका है पैसा रिसीव करने का, तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, तो इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चला? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट से। यानी ये कॉन्सेप्ट किन आइटम्स को रिकॉर्ड करना है और किन को रिकॉर्ड नहीं करना, कब किसका कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा, ये पता लगाने में हमें मदद करता है। ऐसे ही लास्ट हमारे पास है करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का करेक्ट इनकम कितना होगा, ये एस्टिमेट करने में भी हमें मदद करता है, क्योंकि जब हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और कौन सी रिकॉर्ड नहीं करनी, कब रिकॉर्ड करनी है और कब रिकॉर्ड नहीं करनी। क्योंकि हमें हर ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगाने में ये मदद करता है, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा कब रिकॉर्ड नहीं होगा ये पता लगाने में मदद करता है, तो इसीलिए हम बिजनेस की करेक्ट इनकम को एस्टिमेट कर पाते हैं। अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम अपनी पर्सनल जजमेंट से कभी रिकॉर्डिंग करते और कभी रिकॉर्डिंग नहीं करते, कभी हमारे पास करेक्ट आंसर आता और कभी नहीं आता। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो हम हमारे बिजनेस की करेक्ट इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही 9th अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगी और कौन से इनकम और एक्सपेंसेस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेगी। बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये कहता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम केवल और केवल उन इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, all the expenses and revenues of current period must be presented or recorded in financial statements of current period, whether cash is involved or not. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये कहता है कि बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं करंट पीरियड के, बिजनेस के जितने भी रेवेन्यूज हैं करंट पीरियड के, चाहे वो कैश में है चाहे वो नॉन कैश के फॉर्म में है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन अगर वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जितने भी रेवेन्यूज हैं और जितने भी इनकम्स हैं करंट ईयर से जो बिलोंग करते हैं, चाहे कैश की फॉर्म में है चाहे नॉन कैश की फॉर्म में है, हम उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की, तो जितने भी हमारे रेवेन्यूज हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश की फॉर्म में है चाहे वो नॉन कैश की फॉर्म में है, हम उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा रेवेन्यू है जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है या फिर जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम हमें आज ही मिल जाती है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे कैश में मिल चुकी है लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की है, करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती। ऐसे ही इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब पिछले साल का कोई पैसा था, इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं मिला था लेकिन आज मिल रहा है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है। ऐसे ही इनकम ऑफ करंट ईयर नॉट येट रिसीव्ड, आज का पैसा, करंट ईयर का पैसा अभी तक मिला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट हमें मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि चाहे नॉन कैश की फॉर्म में है लेकिन बिलोंग तो करंट ईयर से करता है ना, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल, इनकम रिसीव्ड, करंट ईयर की इनकम थी, हमें मिल गई तो रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर की है और कैश में है। इन शॉर्ट,
एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें अपनी बिजनेस में, अपनी अकाउंटिंग में केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे नॉन कैश में हो, ये मैटर नहीं करता। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अगर एक्सपेंसेस करंट ईयर से बिलोंग हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो कैश में है तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, चाहे वो नॉन कैश में हो फिर भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर वो प्रीवियस ईयर के हैं या नेक्स्ट ईयर के हैं तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर की सैलरी हमने आज ही दे दी तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। ऐसे ही एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर, पिछले साल की सैलरी थी हमने नहीं दी थी लेकिन करंट ईयर में दे रहे हैं, तो क्या हम उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करें? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की सैलरी है। अगर हम करंट ईयर में रिकॉर्ड कर देंगे तो हमें हमारे बिजनेस की प्रेजेंट परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, हमने सैलरी देनी है लेकिन दी नहीं, लेकिन बिलोंग तो करंट ईयर से करती है ना, चाहे कैश नहीं दी है लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर से बिलोंग करती है। ऐसे ही सैलरी पेड, एक्सपेंसेस पेड, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि करंट ईयर की है और कैश में पे की है। यानी इन शॉर्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कौन से रेवेन्यूज और कौन से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, इसको रिकॉर्ड करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में भी मदद करता है, क्योंकि अगर हम इन दोनों की बात करें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये हमारी एक तरह से लायबिलिटी है। ये हमें कैसे पता चला? एक्रूअल कॉन्सेप्ट से ही तो पता चला, क्योंकि उसने कहा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में, क्योंकि ये लायबिलिटी है। ऐसे ही सैलरी पेड इन एडवांस एसेट है। यानी इन शॉर्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करने से हमारी परफॉर्मेंस तो पता चलती है, साथ ही साथ बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें पता चलती है। अगर हम बात करें एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स की, तो फर्स्ट बेनिफिट हमारे पास है यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब जैसे कि आपको पता है, अकाउंटिंग में हम 3 बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहला होता है एक्रूअल बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा होता है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये तीनों हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम केवल और केवल करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो नॉन कैश में हो। इसका मतलब जो हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट से ही तो बना है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो हम अकाउंटिंग करने के टाइम पर फॉलो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए प्रिपेयर भी किए जाते हैं। ऐसे ही सेकंड बेनिफिट हमारे पास है हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी स्पेशल आइटम्स होती हैं जिसका ट्रीटमेंट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हुए ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें एडवांस में इनकम मिलती है तो वो हमारी लायबिलिटी है और इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में ये मदद करती है। अगर हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रेवेन्यू है, कौन सी इनकम है, कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है। और अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम ना ही अपनी परफॉर्मेंस पता लगा पाएंगे, प्रॉफिट और लॉस, और ना ही अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा पाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज। यानी इन शॉर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारी पहली स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस पता लगाते हैं, उसको पता लगाने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना ही पड़ेगा ताकि हम रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को
करेक्टली रिकॉर्ड कर पाएं और बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता लगा पाएं। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो दूसरी स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, उसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी एसेट है कौन सी लायबिलिटी है। इन शॉर्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से हमें यह पता चलता है कि कौन से रेवेन्यूज हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन सी एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज हैं। और इन्हीं को कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर पाते हैं। अदरवाइज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। लास्ट बेनिफिट हमारे पास है, दिस कॉन्सेप्ट हैज गिवन साउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। यानी ये एक बहुत ही अच्छा फॉलो किए जाने वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करना है, कब रिकॉर्ड करना है, ये पता लगा पाते हैं। सो रेवेन्यू एक्रूज इन दैट ईयर इन विच दे आर अर्न्ड, यानी रेवेन्यू जो है वो हमें तब रिकॉर्ड करना है जब हमारे पास उसका राइट आ चुका है रिसीव होने का, एंड नॉट इन द ईयर इन विच दे आर एक्चुअली रिसीव्ड। और हमें रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड नहीं करना है जब हमें वो एक्चुअल रिसीव हुआ है। कब रिकॉर्ड करना है? जब हमारे पास उसका राइट आ चुका है। और अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस एक्रूज इन अ ईयर इन विच दे आर इंकर्ड। एक्सपेंसेस हमें तभी रिकॉर्ड करने हैं जब हमारे पास एक लीगल लायबिलिटी आ चुकी है उनको पे करने की, एंड नॉट इन द ईयर इन विच दे आर एक्चुअली पेड। हमें एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड नहीं करना है जब हमने उसको एक्चुअली पे किया है। हमें उसको कब रिकॉर्ड करना है? जब हम लीगली लायबल बन चुके हैं उसको पे करने के लिए। सो ऐसे ही 10th और लास्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी खर्चा करती है, कोई भी एक्सपेंस करती है, तो वो कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए ही करती है। सो अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई खर्चा किया है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो हमें उन दोनों के बीच में मैच करना चाहिए, और मैच करने के बाद पता लगाना चाहिए कि हमें उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब यहां पर मैच करने का मतलब ये नहीं है कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 10,000 रुपए का खर्चा किया है तो उसका रेवेन्यू भी 10,000 होना चाहिए। मैच का मतलब ये नहीं है। मैच का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी खर्चा करती है तो वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए ही करती है। रेवेन्यू कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन रेवेन्यू होता ज़रूर है और हमें उसको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चा किया है तो वो उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो बिजनेस तो जिंदगी भर के लिए लॉस में चलता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है कि अगर कोई खर्चा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग रेवेन्यू जरूर होना चाहिए, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन होना जरूर चाहिए, उसको रिकॉर्ड जरूर करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एवरी एक्सपेंस इज इंकर्ड टू अर्न सम रेवेन्यू। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये कहता है कि कोई भी खर्चा अगर किया जाता है तो कुछ कमाने के लिए ही किया जाता है। हैंस देयर मस्ट बी अ मैच बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। सो इसका मतलब उस समय जब हमने खर्चा किया है तो उसके साथ मिलने वाले रेवेन्यू को हमें रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट परचेज किया है। परचेज करना खर्चा होता है। मान लो 2021 टू 22 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रही है। एक बिजनेस ने प्रोडक्ट परचेज किया है और प्रोडक्ट का परचेजिंग प्राइस है 18,000। तो ये जो 18,000 का खर्चा किया गया है, इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई रेवेन्यू तो जनरेट होगा ना। मान लो इस 18,000 के प्रोडक्ट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सेल कर दिया और वो सेल किया है 25,000 का, लेकिन क्रेडिट पर किया है और पैसा नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या इसका मतलब ये होगा कि 18,000 का एक्सपेंस हुआ, रेवेन्यू कुछ भी नहीं हुआ, तो बिजनेस को लॉस हो गया 18,000 का? ऑब्वियसली नहीं।
ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चाहे रेवेन्यू आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, आपको वो रिकॉग्नाइज करना है। 25,000 आपने प्रोडक्ट बेच दिया, चाहे पैसा नहीं मिला लेकिन उसको रिकॉर्ड तो करना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग 25,000 का आपने प्रोडक्ट किया है सेल, 18,000 का परचेज किया था और आपको प्रॉफिट हो गया 7,000 का। यानी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज जरूर करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बिजनेस ने 18,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, बिजनेस नया है इसलिए किसी भी कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं, उनकी सेल्स जीरो हैं। क्या इसका मतलब जीरो सेल्स और 18,000 का खर्चा हुआ तो बिजनेस को 18,000 का लॉस हो गया? भाई लॉस कैसे हो सकता है? 18,000 का प्रोडक्ट है, वो बिजनेस के पास अभी भी पड़ा हुआ है। जो उसका परचेज था आखिरी तक उसके पास रहा, उसका कोई स्टॉक सेल नहीं हुआ। इसका मतलब 18,000 का उसके पास क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक। तो उसको ना प्रॉफिट हुआ या ना लॉस हुआ। यानी इसका मतलब ये है, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ ये कहता है कि आप अगर कोई खर्चा करते हो तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए करते हो। रेवेन्यू अर्न होता है या नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको डेबिट और क्रेडिट मैच तो करना है। आपने 18,000 का प्रोडक्ट लिया, नहीं बिका वो बात की बात है, लेकिन वो स्टॉक तो अभी भी आपके पास है ना, आपका लॉस तो नहीं हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ ना। सो 18,000 अभी भी आपके पास है, तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ है। सो ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस में दो फैक्टर्स ही हमेशा वर्क करते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है एक्सपेंस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के इर्द गिर्द ही घूमती है। सो इन दोनों को मैच करना ही मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैच करने का मतलब दोनों को इक्वल करना नहीं है। मैच करने का मतलब है कि दोनों को कंपेयर करना और पता लगाना कि क्या सिचुएशन है बिजनेस में। सो तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, वेदर देयर विल बी अ प्रॉफिट, नो प्रॉफिट लॉस और लॉस। यानी अगर रेवेन्यू ज्यादा है कंपेयर करने के बाद तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, अगर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इक्वल हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो बिजनेस को लॉस हुआ है। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ इतना कहता है कि एवरी ईयर जब एक बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है तो उसको एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और जब हम मैचिंग कहते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि खर्चे और एक्सपेंसेस हमेशा इक्वल होने चाहिए। ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। सो ये हमारे पास स्टेप्स जिसके थ्रू हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो दो फैक्टर्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यूज फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बिजनेस के जितने भी रेवेन्यूज हैं, सेल्स है, इंटरेस्ट है, कमीशन रिसीव्ड है, जो भी आपको रिसीव हुआ है या फिर रिसीव नहीं भी हुआ है लेकिन करंट ईयर से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है और उसको मेजर करके रिकॉर्ड करना है। दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाई एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फॉर अर्निंग द रेवेन्यू। देन इसके बाद जो पैसा आपने कमाया है उसको कमाने में कुछ ना कुछ तो खर्चा किया होगा ना। अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है तो पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग की होगी। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बाद अब आपको उन एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है। एक बार आपने रेवेन्यू और उन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए किए गए एक्सपेंसेस को अगर रिकॉग्नाइज कर लिया तो तीसरे नंबर पे अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर इनको कंपेयर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हो,
रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किए गए खर्चे को रिकॉग्नाइज करते हो और फिर दोनों को मैच करते हो। और मैच करने के बाद अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है तो वो नेट प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो वो नेट लॉस कहलाएगा। सो एट लास्ट अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, एडवांटेजेस की, तो सबसे पहला बेनिफिट है प्रॉपर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और हमें बताता है कि हमें रेवेन्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, कैसे उनको मेजर करना है, कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली जो एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनको मेजर करना है। इसका मतलब हम प्रॉपरली पता लगा सकते हैं कि कौन से रेवेन्यूज करंट ईयर से बिलोंग करते हैं और वो कितने अमाउंट के हैं। ऐसे ही कौन से एक्सपेंसेस करंट ईयर से बिलोंग करते हैं और वो कितने अमाउंट के हैं। तो पहला बेनिफिट तो हमें यही मिलता है कि हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। और जब हम इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उनके बीच में मैचिंग करना इजी हो जाता है, जिसके कारण हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिजनेस को आखिरकार प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशंस आ सकती हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में तो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है रेवेन्यू के कंपैरिजन में तो हमें नेट लॉस हुआ है। यानी इन शॉर्ट जब हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर पाते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद कंपेयर कर पाते हैं और कंपेयर करने से हमें पता चल जाता है कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपकी लाइक हमें मोटिवेट करेगी जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंप्लीट करने में। So do like, share and subscribe my channel.